मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में केटायन का साइज उसके पेरेंट एटम से छोटा होता है, उसका रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। आज हम अपने इस लेक्चर में क्लोराइड आयन मीन्स एनायन, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज मीन्स एनायन, अपने पेरेंट एटम से हमेशा इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। यानी द साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन या लार्जर देन साइज ऑफ इट्स पेरेंट एटम, उसके पेरेंट एटम से बड़ा होता है। क्यों, क्या कारण है इसमें? यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है Cl नेगेटिव, जिसको हम कहते हैं क्लोराइड आयन। इसका साइज उसके पेरेंट एटम क्लोरीन एटम से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या कारण है इसके पीछे? आप सबको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, मतलब इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन होते हैं। अब हम इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2, 8, 7 मीन्स K, L और M शेल रहेगा। तो क्लोरीन एटम में न्यूक्लियस के अंदर 17 प्रोटॉन रहते हैं और यहाँ पर ये K शेल, ये L शेल और ये M शेल, K शेल, M शेल, L शेल और M शेल है। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आउटर मोस्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन एटम में जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वली डिवाइड है। जबकि Cl नेगेटिव आयन में न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 17, और न्यूक्लियस के बाहर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके ऊपर -1 चार्ज आया है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा है, गेन करा है। तो इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। तो इस तरह से पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा। पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑर्बिट एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, शेल थोड़ा सा एक दूसरे से दूर दूर हो जाएगा। इसके कारण न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्लोराइड का जो साइज होगा आयन का, वो उसके पेरेंट एटम से क्या होगा, बड़ा होगा। कारण क्या बताया मैंने आपको? एनायन का साइज हमेशा उसके पेरेंट एटम से बड़ा होता है। उसका कारण बताया कि जो पेरेंट एटम होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या रहती है, सेम रहती है। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। और जबकि उसी के एनायन में, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया क्लोराइड आयन, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 17 ही रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं? 18 -1 चार्ज है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। तो न्यूक्लियस के अंदर 17 प्रोटॉन है और न्यूक्लियस के बाहर 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पर इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा कम होगा, रिड्यूस होगा। उससे ये ऑर्बिट जो है वो हल्का सा रिलैक्स होंगे मतलब एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा यहाँ पर। तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस कारण क्लोराइड का जो साइज होगा वो उसके पेरेंट एटम से बड़ा होगा। यानी एनायन का साइज हमेशा उसके पेरेंट एटम से बड़ा होता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे साइज क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये था आपका साइज ऑफ एनायन और उसके पेरेंट एटम का कंपैरिजन। नाउ I am coming to the next topic of the chapter, that is factors affecting atomic size. कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एटॉमिक साइज को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं? या हम उसके पहले ये पढ़ लेते हैं वेरिएशन इन ग्रुप एंड वेरिएशन इन पीरियड। वेरिएशन इन ग्रुप एंड पीरियड, वेरिएशन इन ग्रुप एंड पीरियड, हम पहले ये टॉपिक ले रहे हैं। तो वेरिएशन इन ग्रुप और वेरिएशन इन पीरियड का मतलब, अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मीन्स एक पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज पर क्या असर पड़ता है, और हम किसी पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो उसके में क्या चेंजेस आते हैं, क्या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन पीरियड्स में क्या होगा। यहाँ पर हम उसको देखेंगे। मैं यहाँ आपके सामने सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल का एग्जांपल ले रही हूँ।
कौन सा पीरियड ले रही हूँ मैं? सेकेंड पीरियड। और सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। यहाँ पर अगर हम देखें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। अब अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा आपका 2p2, इसमें 2p3, इसमें 2p4, उसमें 2p5 और ये हो जाएगा आपका 2p6। आगे वाला कॉन्फ़िगरेशन ऐसे रहेगा 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5 एंड 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। यानी यहाँ पर K और L शेल है तो यहाँ पर भी K और L शेल रहेगा, KL शेल रहेगा, K और L शेल है, K और L शेल है, यहाँ पर KL और KL। यहाँ पर हम एक चीज क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर का मतलब न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पर भी कितने शेल हैं? 2। और अगर आप लास्ट में जाएंगे तो कितने शेल हैं? 2। यानी लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है, शेल वही, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है ना। यहाँ पर 4 प्रोटॉन है, नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट है। यहाँ पर 5 प्रोटॉन है, नंबर ऑफ शेल्स K और L। यहाँ पर 6 प्रोटॉन है, नंबर ऑफ शेल K और L। और लास्ट में अगर ऐसे करते करते अपन जाएं तो नियॉन में 10 प्रोटॉन है और शेल क्या है? K और L है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। क्या कारण है उसका? पीरियड में एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज। कारण क्या है उसका? कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है, उसके कारण नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस बढ़ते हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? कांस्टेंट है। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो नियॉन है उसमें सबसे ज्यादा रहेगा। तो न्यूक्लियस उतनी ही पावरफुली उसको बाहर वाले शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लिथियम के केस में 3 प्रोटॉन मिलकर बाहर वाले शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जबकि नियॉन के केस में 10 प्रोटॉन या फ्लोरीन के केस में 9 प्रोटॉन बाहर वाले शेल को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो 3 प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 9 प्रोटॉन के कंपैरिजन में कम होगा, यानी 3 प्रोटॉन का जो मैग्नीट्यूड है वो कम रहेगा, किसके कंपैरिजन में? 9 वाला ज्यादा पावरफुली बाहर वाले शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और मैंने आपने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया है कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाले शेल के बीच के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो पीरियड में मूव करने पर whenever we move from left to right side of the periodic table, that is in a period, then with increase in atomic number of protons in the nucleus increases, but number of shells remain constant. Number of protons nucleus में बढ़ रहे हैं, लेकिन shells क्या है? constant है, due to which the magnitude of the nuclear force of attraction continuously goes on increasing. तो nuclear force of attraction का magnitude क्या हो रहा? बढ़ रहा है। उसकी वजह से बाहर वाला शेल पावरफुली न्यूक्लियस की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो बाहर वाले शेल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, मीन्स रेडियस कम हो जाएगी। रेडियस कम हो जाएगी तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यानी पीरियड में एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे वेरिएशन इन ग्रुप। नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएशन इन ग्रुप। यानी हम पीरियड्स के बाद कहाँ पर आ रहे हैं? ग्रुप में आ रहे हैं। तो इन ग्रुप में एटॉमिक और आयनिक रेडियस जो होती है, एटॉमिक रेडियस जो होती है वो इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, और इसमें एटॉमिक रेडियस पीरियड में क्या होती है? डिक्रीज होती है। मैं यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स ले रही हूँ। फर्स्ट ग्रुप में आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। ये एलिमेंट्स है। लास्ट वाला आपका फ्रेंशियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब यहाँ पर ये जो अगर अपन देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का 19, रुबीडियम का 37, सीजियम का 58
और फ्रेंशियम का जो होता है वो 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 इसमें जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा? ये 55 होगा। 55 इसमें 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखें तो 1s1, 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। फिर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 4p6, 5s1। ठीक है, यहाँ पर जो है सीजियम के केस में 6s1 हो जाएगा, फ्रेंशियम के केस में 7s1 हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा शेल हो रहा है? केवल एक शेल है, के शेल, यानी ये एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर और ये के शेल है। इसमें 3 प्रोटॉन है, के और एल शेल हो जाएगा। यहाँ पर 11 प्रोटॉन है, के और एल और एम शेल आ जाएगा। यहाँ पर 19 प्रोटॉन है तो के एल एम हो जाएगा, के एल एम। यहाँ पर केवल के शेल है, यहाँ पर के और एल है, यहाँ पर के एल एम और यहाँ पर के एल एम एन। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ेंगे। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? बढ़ेगी। और जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो साइज भी क्या होगा? बढ़ेगा। जो तो हम पीरियोडिक टेबल में जब ग्रुप में मूव करते हैं यानी टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स भी क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। और उन शेल्स के कारण न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है और उसके कारण साइज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो व्हेनेवर वी मूव इन अ पीरियड, जब भी हम पीरियड में मूव करेंगे मीन्स पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। अगर राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? इंक्रीज होगी। राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे मैं आपको बोल रही लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। लेकिन राइट से लेफ्ट में मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? इंक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम अगर ग्रुप में मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये था वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप एंड पीरियड। इसी की कंटिन्यूटी में इसी टॉपिक से रिलेटेड अगला सब टॉपिक जो है आपका वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं? तो हमको यहाँ पर सिर्फ 2 फैक्टर पढ़ना है। एक है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। और दूसरा जो अपने को पढ़ना है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही वेरिएशन इन पीरियड और वेरिएशन इन ग्रुप पढ़ाया है। तो मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, यानी न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। तो जब न्यूक्लियर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो बाहर वाला शेल उतनी ही पावरफुली न्यूक्लियस की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा और उसके कारण साइज हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है एटॉमिक साइज, ठीक है। वो कहां पर? जब लेफ्ट टू राइट में जाएंगे और टॉप टू बॉटम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। उसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? मैं आपके सामने यहाँ स्ट्रक्चर बना लिख रही हूँ। इसका अपन स्ट्रक्चर ले लें यहाँ पर पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। यहाँ पर न्यूक्लियस है और ये जो सबसे बाहर वाला शेल है इसको हम वैलेंस शेल कहते हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हम इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस न्यूक्लियस, यहाँ पर मैंने जो डॉट लगाया उसको मैं क्या बोल रही हूँ? न्यूक्लियस।
तो न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल के बीच में इतने शेल्स हैं और इनमें ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाले शेल के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जब किसी भी एटम में न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल के बीच में इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है तो ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर जाने से रोकते हैं। क्या बोला मैंने आपको? कि जब किसी भी एटम में न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल के बीच में प्रेजेंट इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है तो ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बाहर वाले शेल पर जाने से रोकते हैं, उसका अपोज करते हैं। और इस इफेक्ट को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। जब न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल के बीच के इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बाहर वाले शेल पर जाने से रोकते हैं, उसका न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन का अपोज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। अब अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट पावरफुल होगा, यानी इनका अपोज पावरफुल होगा, तो न्यूक्लियस का फोर्स अट्रैक्शन बाहर वाले शेल पर जाने से क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि इसको बाहर वाले शेल को खींच ही नहीं पाएगा। जब तक बाहर वाले शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा जब तक डिस्टेंस कम होना ही नहीं है। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर के फोर्स अट्रैक्शन का अपोज करेंगे तो बाहर वाले शेल पर न्यूक्लियस का फोर्स अट्रैक्शन नील रहेगा, मतलब बहुत कम हो जाएगा। और बहुत कम होगा तो क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और डिस्टेंस बढ़ेगा मतलब रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी तो साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अपोज नहीं करते हैं, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे बाहर वाले शेल पर न्यूक्लियर का फोर्स अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। वो उतनी ही पावरफुली न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा और उसके कारण डिस्टेंस डिक्रीज होगा। डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो रेडियस डिक्रीज होगी, रेडियस डिक्रीज होगी तो एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये दो फैक्टर्स थे जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। पहला था आपका न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा है और नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट हैं तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके। और अगर न्यूक्लियर का फोर्स, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है लेकिन साथ साथ में फोर्स, नंबर ऑफ शेल्स भी क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियर का फोर्स अट्रैक्शन बाहर वाले शेल पर क्या हो जाएगा? कम, उससे साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और दूसरा फैक्टर मैंने आपको समझाया है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। या स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द अपोज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन द वैलेंस शेल। न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बाहर वाले शेल पर जाने से रोकते हैं। वो इफेक्ट क्या कहलाता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। अगर न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल के बीच में इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी तो वो स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रोड्यूस करेंगे, यानी न्यूक्लियर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पावरफुली रोकेंगे। तो बाहर वाले शेल पर न्यूक्लियर का अट्रैक्शन कम रहेगा, वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, तो डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी, यानी साइज इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मतलब न्यूक्लियर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरह से अपोज नहीं कर पाते हैं, उसके कारण उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर पुअर रहता है तो बाहर वाला शेल पावरफुली न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसके कारण उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, तो साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर थे जो एटॉमिक रेडियस को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट ना आपको मैं अपने अगले वाले चैप्टर में आयनाइजेशन एनर्जी और उसके बारे में पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच।